नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत स्टडीज पर। मैं हूँ ऋतिक, आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में जहां पर चर्चा करने वाले हैं भारत का संविधान। जी हाँ दोस्तों, भारत का संविधान, और इसमें हम भारत के संपूर्ण संविधान की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद एक से लेकर 395 सभी अनुच्छेदों का डिटेल विवरण होगा। एक एक चीज़ों को स्पष्टता से समझेंगे, जानेंगे और सीखेंगे। अब तक क्लास में हम जान चुके हैं, प्रस्तावना के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कितने हमारे संविधान में भाग हैं ये हम जान चुके हैं, अनुच्छेद के बारे में जान चुके हैं, अनुसूचियाँ के बारे में जान चुके हैं। साथ ही साथ वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, इस बारे में भी हम पिछले क्लास में जान चुके हैं। प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना की संरचना के बारे में, प्रस्तावना के मुख्य तत्व के बारे में, ये सभी बातें हम पिछले क्लास में जान चुके हैं। पिछले क्लास में जो हम शुरू किए थे वो था संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ये हो चुका है पिछले क्लास में। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस क्लास को देखिए। अगर अब तक आपने नहीं देखा है कि बहुत अच्छा ही, बहुत शानदार तरीके से सब कुछ समझाया गया है, आप जाके वहाँ पे उस सब चीज़ों को देखिए, समझिए। और यहाँ से आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। जी हाँ दोस्तों, मौलिक अधिकार के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होता है, हमारे संविधान ने कौन कौन मौलिक अधिकार हमको प्रदान किए हैं। ये सभी बातों का अच्छे से डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। शुरू करने से पहले ही हम आपको याद पार देते हैं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाएं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। भारत स्टडीज का टेलीग्राम ग्रुप आएगा, चैनल आएगा, उस पर आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको इन सभी का PDF मिल जाएगा जिसे आप अपने पास रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान देश के नागरिकों और लोगों के लिए कुछ बुनियादी स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए किया गया है। ये अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच विस्तृत रूप से दिए गए हैं। ये अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित हैं और इन्हें किसी भी सरकार द्वारा छीना नहीं जा सकता जब तक कि विशेष परिस्थिति में संविधान में ही संशोधन न किया जा सके। कहने का मतलब है कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान द्वारा एक अधिकार दिया गया है, वो आधारभूत अधिकार है जो नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक है। उन सभी अधिकारों को हम मौलिक अधिकार की संज्ञा में रखते हैं। मौलिक अधिकार का जहाँ तक प्रश्न है तो इसका सर्वप्रथम जो विकास वो इंग्लैंड में हुआ था। हमारे संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन है और 12 से लेकर 35 तक के जो अनुच्छेद हैं उनको हम मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के तहत रखते हैं। भारत में जो है सो मूल अधिकार, वो 6 मूल अधिकार हैं जो आपको दिख रहे होंगे। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म, शिक्षा एवं संस्कृति, संवैधानिक उपचार। ये 6 मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान के द्वारा हमको प्रदान किए गए हैं। जो भारत में सर्वप्रथम जब मौलिक अधिकार की चर्चा हुई थी तो वो 1895 में भारत का संविधान विधेयक अथवा स्वराज्य विधेयक जो प्रस्तुत हुआ था उसमें सबसे पहले मौलिक अधिकार की चर्चा की गई थी। जो मूल संविधान था उसमें कुल 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में, पर अभी सिर्फ 6 ही मौलिक अधिकार है। इसका कारण क्या है कि जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया था
उसे विधि जो लॉ होता है उसमें सम्मिलित कर दिया गया, उसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। हम ये भी पढ़ेंगे आगे कि उसे किस आधार पे किस तरह से मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। तो अब हमारे पास सिर्फ 6 ही मौलिक अधिकार हैं जो ये आपको दिख रहे होंगे। यही 6 के 6 मौलिक अधिकार अभी हम सभी भारतीय नागरिकों के पास उपलब्ध हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे अब तक कि मूल अधिकार जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक जितने भी हैं सभी को मूल अधिकार, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट, जिसे हम शॉर्ट में FR भी कहते हैं, कहा जाता है। इसमें जो अनुच्छेद 12 है इसका फर्स्ट, उसमें राज्य की परिभाषा दिया गया है। राज्य की परिभाषा दिया गया है। एक मिनट, इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें निम्नलिखित शामिल है। देखिए, राज्य से यहाँ कोई बिहार या उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश, झारखंड ऐसे राज्यों से यहाँ पे तात्पर्य नहीं है। यहाँ राज्य एक बड़े सेंस में लिया गया है, बड़े अर्थों में लिया गया है। यहाँ राज्य का तात्पर्य है भारत सरकार और राज्य सरकारें। सिर्फ भारत सरकार नहीं, भारत सरकार और राज्य सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण। देखिए, इसमें भारत सरकार आएंगे, राज्य सरकार आएंगे और साथ ही साथ जो संसद है और विधानमंडल है उनको भी राज्य की ही अंतर्गत रखा गया। उनका भी संबोधन राज्य ही होगा। जब भी राज्य संबोधन होगा तो उसके अंतर्गत इन सभी चीज़ों को लाया जाएगा। प्राधिकरण जो यहाँ दिया गया है, उस प्राधिकरण का मतलब समझ लीजिए कि प्राधिकरण क्या होता है। प्राधिकरण होता है ऐसे व्यक्ति या निकाय जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश या अधिसूचना आदि बनाने की शक्ति है, उसे हम प्राधिकारी कहते हैं। प्राधिकरण या प्राधिकारी जैसे में नगर पालिकाएं हो गए, ग्राम पंचायत हो गए, LIC हो गए, सेल हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, ऐसा कोई भी संस्थान जो ऐसे विधि बना सके, उपविधि बना सके, आदेश को जारी कर सके, कोई अधिसूचना जारी कर सके, नोटिफिकेशन, उन सभी को हम राज्य के अंतर्गत ही परिभाषित करेंगे। जब भी हम राज्य बोलेंगे तो उनमें इन सभी का सम्मिलित रूप होगा। टॉप से लेकर बॉटम तक, भारत सरकार के लेकर निचले स्तर की जो शक्तियां हैं उन सभी का समावेशन का एक शब्द प्रयोग किया गया और वो है राज्य। यहाँ राज्य का मतलब कतई नहीं है कि कोई बिहार राज्य की बात हो रही है या कोई उत्तर प्रदेश राज्य की बात हो रही है। ये पूर्णतः सम्मिलित रूप सभी का है। जहाँ जहाँ शासन की शक्तियाँ हैं उन सभी के सम्मिलित रूप को हम राज्य कहते हैं। ये आर्टिकल 12 में दिया गया है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 13, अनुच्छेद 13, कानूनों की असंवैधानिकता। अब ये आर्टिकल क्या कहता है ये आप देखिए। यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वह शून्य और असंवैधानिक होगा। इसमें निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 13 यह अधिकार देता है कि ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा वो सभी कानून असंवैधानिक होंगे और उनकी मान्यता शून्य होगी, अर्थात वह अमान्य हो जाएंगे। ये अनुच्छेद 13 ये अधिकार हम हर एक भारतीय नागरिक को देता है। संविधान लागू होने के पहले
कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो वह असंवैधानिक घोषित किए जाएंगे। जैसे ही संविधान लागू हुआ उसके साथ ही इससे पहले जितने भी कानून थे और उसमें जो जो कानून इन मौलिक अधिकारों के विरुद्ध में थे वे स्वतः ही समाप्त हो गए। संविधान लागू होने के बाद बनाए गए किसी भी कानून को संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए, अन्यथा वह शून्य माना जाएगा। अब जो भी नया कानून बनेगा भी संसद द्वारा या ये राज्य द्वारा, राज्य समझिए, संसद छोटा हो गया, राज्य में सब कुछ आ जाता है तो राज्य समझिए, राज्य द्वारा जो भी कानून का निर्माण किया जाएगा वे सभी कानून मौलिक अधिकार के अनुरूप ही होने चाहिए, अन्यथा वे सभी कानून अमान्य हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। नेक्स्ट अब आता है समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। इससे पहले आप अगर एक बात और समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन का भी अधिकार दिया गया है संसद को। अगर सांसद चाहे तो मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, ये भी बात आप याद रखिए। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह मौलिक अधिकार में संशोधन कर सके, हाँ, कुछ अनुच्छेदों को छोड़ के। अब आते हैं हम समता का अधिकार में। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के अधिकार को समता का अधिकार कहा जाता है, समानता का अधिकार कहा जाता है। ये क्या कहते हैं वो देखते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। यह विचार जो है वो ब्रिटिश से लिया गया था। विधि के समक्ष समानता का जो सोच है वह ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया गया था। यह अनुच्छेद भारत में कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान है और कानून द्वारा समान सुरक्षा का हकदार है। इसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो विधि के समक्ष समानता है ये हर भारतीय को यह अधिकार देता है, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, उन्हें यह अधिकार देता है कि सभी के सभी कानून के समक्ष एक ही समान है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सब कानून के समक्ष एक समान है। ये अनुच्छेद 14 में वर्णित है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। जन्म के आधार पर देखिए, पहला धर्म, फिर जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य द्वारा किसी भी नागरिकों के खिलाफ केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत राज्य के द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश से इनकार करना, शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश से इनकार करना, सार्वजनिक रोजगारों में भेदभाव करना, इस सभी चीज़ों को रोकना है, यानी कि नहीं करना है। इनके आधार पे अनुच्छेद 15 के आधार पे राज्य, चाहे वो सार्वजनिक स्थान हो, शैक्षणिक स्थान हो, सार्वजनिक रोजगार हो, इन सभी में भेदभाव नहीं कर सकता है। और अगर कोई कर रहा है तो राज्य को यह अधिकार है कि उसके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई भी किया जाए। हालांकि राज्य को विशेष प्रावधान करने का भी अधिकार दिया गया है, जैसे महिलाओं को, बच्चों को और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आरक्षण। ये जो शब्द आरक्षण है वो यहीं से आया। अनुच्छेद 15 में ही आरक्षण को वर्णित किया गया है और इसी लाइन को लेके आरक्षण जो पद्धति लाई गई है वो अनुच्छेद 15 के अनुसार ही लाई गई है। देखिए, अनुच्छेद 15 में है कुछ सब क्लॉज हैं। उन सब क्लॉजों में जो सब क्लॉज 1 है वह कहता है कि राज्य किसी नागरिकों के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद फर्स्ट का, एक मिनट इसको जरा साफ कर ले। अनुच्छेद 15 कहता है, और 15 में भी ये कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(2) इसी में है। वह कहता है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी अन्य नागरिक के से सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव या प्रवेश वर्जित नहीं करेगा। देखिए यहाँ अंतर समझिए, 1 में क्या है? 1 में राज्य को कहा गया है, 15 का 1 में राज्य को कहा गया है कि राज्य किसी को इस आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(2) में नागरिकों को कहा गया है कि नागरिक भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर एक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये 15(2) में कहा गया है। 15(3) में कहा गया है कि राज्य स्त्रियों और बालकों के हित में कोई विशेष उपबंध कर सकता है, जो आप यहाँ नीचे पढ़े हैं कि राज्य को विशेष प्रावधान करने का अधिकार है, जैसे महिला, बच्चा के लिए और बच्चों के लिए। ये 15(3) में ये कहा गया है। और 15(4) में कहा गया है, जिसके आधार पे जो आरक्षण प्रणाली लाई गई है वो 15(4) के आधार पे ही लाई गई है। अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 के आधार पे ही जितना आरक्षण सिस्टम है वो लाया गया है। वो कहता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए या उनकी उन्नति के लिए या SC/ST की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, और उस विशेष प्रावधान में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। ये अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 4 में वर्णित है और इसी के आधार पे आरक्षण दिया जा रहा है। पहले जो संविधान, जो मूल अपना संविधान बना था भारत का, उसमें इस बात की चर्चा नहीं थी। ये भी हम आपको बता ही देते हैं, 1 मिनट। जो मूल संविधान लिखा गया था उसमें 15(4) की व्यवस्था नहीं थी, उसमें सिर्फ 15(3) तक ही था। 15(4) अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 4 उसमें बाद में जोड़ा गया है। इसे संविधान का जो फर्स्ट संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन 1951 में, उसमें इस चौथे 15(4) को जोड़ा गया है और इसी के आधार पर लोकसभा तथा विधानसभा में भी सीटों का आरक्षण किया गया है। चलिए, इसमें 2 और क्लॉज है, वो भी पढ़ ही लेते हैं।
ये नोट में नहीं लिखा गया, आप इसको अलग में एक नोट बना के लिख लिया कीजिए। हाँ, ये सीधे 16 आ गया है। 15 का सब क्लॉज 5, उसमें कहा गया है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े या SC/ST की उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में विधि द्वारा विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे प्रवेश में आरक्षण या शुल्क कटौती। ये कहा गया है कि जो एजुकेशन में कोई भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी SC/ST को विशेष प्रावधान दिया जाए, इसकी चर्चा करता है 15 सब क्लॉज 5। इसे जो है, ये भी नहीं था मूल संविधान में, सिर्फ 3 तक ही था। 4 जोड़ा गया है पहला संविधान संशोधन 1991 में, और ये जो 5 है इसे जोड़ा गया है 93 में जो संविधान संशोधन हुआ था। इसे आप रीचेक कर लेना एक बार, वैसे हमको 93 ही याद है तो यही होना चाहिए, लेकिन एक बार रीचेक कर लीजिएगा आप लोग। तो 93 संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये 5वां जो सब क्लॉज है उसको जोड़ा गया था, और ये मंडल 2 भी इसको कहा जाता है। और इसमें जो अभी नया एक ऐड किया गया है वह है 15(6). ये अभी नया इसमें जोड़ा गया है। अनुच्छेद 15 के ही अंदर में एक सब क्लॉज बनाया गया है 15(6), और उसमें क्या लिखा गया है कि राज्य सरकार व्यापार करने व शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर भाग की उन्नति के लिए आरक्षण, यानी कि जो 10% EWS है उसकी जो व्यवस्था है वो यहीं से होती है। 15(6) में ही उसका प्रावधान किया गया था और इसे संविधान में जोड़ा गया। ये कब हुआ है? ये हुआ है 103 संविधान संशोधन। ये आप लिख सकते हैं, ये तीनों चीज। जो 15(4) जोड़ा गया है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1951 में, और जो अनुच्छेद 15(5) है उसे 93वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, और अनुच्छेद 15(6) जिसे 103वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो अब चलिए, ये हो गया हमारा अनुच्छेद 15, जो कि एक बहुत ही बड़ा अनुच्छेद है। इसे अच्छे से हम संक्षिप्त में आप लोगों को समझाने की कोशिश किए हैं। अब अनुच्छेद 16 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। यह अनुच्छेद सरकारी रोजगार में सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी देता है। इसमें सार्वजनिक सेवाओं में कोई भी नागरिक धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं हो सकता। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण की अनुमति दी गई है। ये तो कह रहा है कि सभी को समान अवसर दिया जाए, लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि जो आरक्षण का प्रावधान 15 में किया जा चुका है उसका भी पालन किया जाए। 16 का मूलभूत यही है कि सभी को रोजगार में समान अवसर दिया जाए। और 17 अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन अर्थात छुआछूत। इस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और इसका पालन या प्रोत्साहन करना एक दंडनीय अपराध बन गया। किसी को भी छुआछूत के आधार पे उसे नहीं छुएंगे, ये करेंगे, वो
वो जो एक धर्म और जाति के आधार पे लोगों और लोगों में एक विभेद किया गया था, उस विभेदता को मिटाते हुए ये अनुच्छेद 17 लाया गया। और उसे यह अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का उन्मूलन। इस अनुच्छेद में किसी भी प्रकार की उपाधियों के धारण पर रोक लगा दी गई है। इसमें राज्य द्वारा किसी भी नागरिक को कोई भी उपाधि सैन्य या शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर नहीं दी जा सकती है। विदेशी उपाधियां धारण करने वाले भारतीय नागरिकों को राज्य की अनुमति लेनी होगी और विदेशी सरकारों द्वारा जो भी उपाधि दी गई है उसका भारत में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, समझते हैं इसको अच्छे से। एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं। अब आते हैं, समझते हैं इस चीज को क्या कहता है। देखिए 18 में है वो 404 जो है सब क्लॉज भी है और उसका जो मुख्य बातें हैं वो लिखा हुआ है कि राज्य जो है सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य को नागरिकों का जो उपाधि देना है वो सिर्फ सैन्य उपाधि हो सकता है या फिर कोई शैक्षणिक उपाधि ही दिया जा सकता है और कोई भी उपाधि न दिया जा सकता है, न ही किसी नागरिक को उस उपाधि को लगाने की स्वतंत्रता दी गई है। अर्थात जो स्वतंत्रता से पहले चला रहा था महाराजा ऐसा कुछ, ये सब उपाधि को समाप्त कर दिया गया है। और इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई विदेश का नागरिक, अगर कोई विदेशी सरकार अगर भारत में किसी नागरिक को उपाधि देती है तो पहले तो उस नागरिक को भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी। राज्य से मतलब हम पहले ही आपको बता चुके हैं। और उसके बाद भी उस विदेशी सरकार के द्वारा जो उपाधि दी गई है उसका प्रयोग वो भारत में नहीं कर सकता। मतलब कि जैसे किसी को सर की उपाधि दी गई, सर कुछ जैसे अभी सुनते होंगे आप सर रविंद्र जडेजा, वो सर उनकी कोई उपाधि नहीं है, वो लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर देते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी कोई उपाधि नहीं है, कोई ऐसी उपाधि मान्य ही नहीं है। तो ये हुआ अनुच्छेद 18। आज यहाँ तक ही रखते हैं, इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो है सो स्वतंत्रता के बारे में हमको पढ़ना है, स्वतंत्रता संबंधित अधिकारों के बारे में हमको पढ़ना है। 35 तक जो फंडामेंटल राइट है उसके बारे में हमको पढ़ना है। अभी तो सिर्फ 18 ही अनुच्छेद हुए हैं, 395 अनुच्छेद हमको पढ़ने हैं, तो अभी तो सिर्फ शुरुआत है। क्लास को छोटा ही रखते हैं जिससे कि आपको ही पढ़ने में मन लगे, मन लगा रहे हैं और आसानी से भी आप समझे बातों को। जो नहीं समझ पा रहे हैं उसका आप कमेंट बॉक्स में जब लिखिए, हम उसका जवाब देंगे निश्चित रूप से। कमेंट बॉक्स पढ़ा जाता है, टीम है पूरा उसका देखती है। आप जो है सो अपना निश्चित रूप से लिख दिया कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों यारों में, लाइक कीजिए। और अगर नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये आप ही लोगों का प्लेटफॉर्म है, तो अगर आप इस पे नए हैं तो इससे जुड़िए। सब्सक्राइब का बटन है उस पर दबाइए, बेल आइकन को दबाइए और जुड़ जाइए इसके साथ और बने रहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस सभी में आपको इन चीज़ों की आवश्यकता होगी ही। भारत सरकार की जितनी भी एग्ज़ाम है, बिहार सरकार की जितनी भी एग्ज़ाम है, सभी में आपको इन चीज़ों की आवश्यकता होगी ही होगी। आप कोई भी एग्ज़ाम का पेपर उठा के देख लीजिए, उनमें आप देख लीजिएगा संविधान से कितना सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको ये फ़ायदा करेगा। आप जुड़िए, साथ बने रहिए। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए।
थैंक यू। नमस्कार साथियों।